नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किन किन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे निश्चित रूप से एक दो प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम उन महत्वपूर्ण किताबों की भी चर्चा करेंगे कि जिनसे ही आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम पिछले 10 वर्षों के पेपर के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा है। एक सब्जेक्ट से यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहां पर हमें बहुत अधिक फोकस करना है और कहां पर हमें कम फोकस करना है। जैसे पिछले 2-3 एग्जामिनेशन से अब ये देखा जा रहा है कि करेंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि स्टैटिक सब्जेक्ट में भी करेंट अफेयर्स से जोड़ करके प्रश्न पूछा गया, जो पिछली अभी परीक्षा हुई 2021 में। ठीक है, तो इन सब विषयों को हम बड़े डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स। और ये वीडियो लेक्चर्स पूरे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस को कवर करते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसका डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स भी हम इसमें जो है आपको उपलब्ध कराते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाई, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी, ताकि आपने जितना पढ़ा है उसको कितना अधिक आप याद करके रख पाए हैं और साथ ही साथ आप कितना समझ पाए हैं। ये टेस्ट जब आप देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका आकलन कर पाएंगे। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारा प्रोग्राम है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको जो है मिलती है। कुल मिलाकर के आप जो है एक बार इस कोर्स के डेमो को जरूर देखिए और समझने का प्रयास करिए कि हम लोगों ने किस प्रकार से मेहनत की है। सभी चीजों को बड़े ही व्यवस्थित और ढंग से पढ़ाया गया है, कोई और एक क्रम से पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से कोई चीजें पढ़ा दी जाए तो समझ में आपको आए और तथ्य और कॉन्सेप्ट, फैक्ट और कॉन्सेप्ट का एक मिला जुला रूप हो, इस तरीके से हमने इसे बनाया है। बहुत डिटेल में हम जो है पीडीएफ नोट्स में भी सारी चीजें लिखते हैं और इस तरीके की टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि मतलब आपको जो है चीजें धीरे धीरे याद होती चले। अभी एक जो है डेमो लेक्चर्स अभी डाला गया है, बाकी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहीं यूट्यूब पर भी आप एक बार देख सकते हैं और खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जुड़ना चाहें तो ज्वाइन यूपी पीसीएस प्री 2022 लिख करके हमें जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी कि कैसे जुड़ना है, क्या फीस है, ये सारी चीजें जो है। ठीक है, तो इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो ये जो नंबर है 9506742546 पर, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, तो अब इतनी बात तो हो गई इस कोर्स की। अब जो है हम सीधे सीधे इस सेशन की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को समझते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम पाठ्यक्रम की बात ही करेंगे, यानी सिलेबस की बात करेंगे कि आखिर यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है और उसका जो पहला पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यूपी पीसीएस प्री में 2 पेपर होता है। एक जिसे हम सामान्य अध्ययन का पेपर कहते हैं, वो फर्स्ट पेपर होता है, और एक जो सेकंड पेपर होता है उसे हम सी सेट कहते हैं। तो सी सेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, 33% नंबर लाने होते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो
इन जनरल सभी का वो क्वालिफाई हो जाता है, तो हम उसके बारे में इस सेशन में कोई बात नहीं करने वाले हैं। सी सेट के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, जिसके आधार पर मेरिट बनता है, ये क्वालिफाइंग नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से देख लेना चाहेंगे कि क्या सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं बताया जा रहा है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां शब्दों को आप देखेंगे तो ये दो अलग अलग करके लिखा गया है। अब भारत का इतिहास, तो अब इसमें जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों जो है शामिल है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे जो पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन एक ठीक ठाक हिस्सा लेकर के जो है आता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ये सारी चीजें जो है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ठीक है, अब देखिए, अब सबका डिटेल में यहाँ पे है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों की जानकारी होनी चाहिए। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसे हम थोड़ा सा जल्दी में देख लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते ही हैं, बाकी ये स्क्रीन पे लिखा भी है। तो भारत और विश्व के भूगोल में डिटेलिंग है। भारतीय राजनीति एवं शासन, तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज से प्रत्येक वर्ष 3-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कभी 2, लेकिन किसी किसी वर्ष में 4-4 क्वेश्चन देखने होते हैं। तो पॉलिटी में पंचायती राज बहुत जो है वेटेज लेकर के रहने वाला टॉपिक है। लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसके अलावा पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में लिखा है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन किया है। तो जो लोग पढ़े हैं, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के प्रश्न इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब जो है सीधे सीधे हम आ जाते हैं कि किस प्रकार से पिछले वर्षों में किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, ताकि हमें ये जो है प्रायोरिटी लिस्ट अपनी जो है बनाने में आसानी हो कि हम किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयोग ने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर के अनुसार 12 जून 2022 को ये परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे में हमारे पास जो है अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, हमारे पास अब तैयारी करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो है तैयारी में लगे हुए हैं और उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम बताएंगे जिससे कि 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो है ट्रेंड को देख लें। ठीक है, तो देखिए, भारतीय इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी। ठीक है, तो 2012 में 14 प्रश्न इससे पूछा गया, फिर 11-13 में, फिर 14, फिर 2015, फिर 16। अब इसका एक हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये दिख रहा है। अब राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक आसानी ये है कि इसमें ऐसा कोई बहुत तथ्य नहीं है कि जिसको याद करने में परेशानी होगी। तो मतलब छोटा सिलेबस है, बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है और इससे जो है प्रश्न भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 10, 14, 22, 10, 5, 11, 6, 8, तो आप जो है एक प्रकार से इसका एवरेज जो है देख सकते हैं। तो लगभग 8 क्वेश्चन इससे जो है आता है और इस बार तो मान लीजिए कम हो गया था भारतीय इतिहास से, नहीं तो 13-14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का एवरेज आप जो है इतिहास से रख सकते हैं। इसके बाद जो है पॉलिटी, तो पॉलिटी से
एक एवरेज 20 प्रश्न का होता है। कुल 150 प्रश्न आने हैं तो 20 का एवरेज जो है पॉलिटी का है। आप देख लें, कभी 15, कभी 19, कभी 23 और पिछले 2 बार में 19, तो 20 का एवरेज पॉलिटी का हमारा है। तो पॉलिटी और जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को जोड़ करके हम कहें मोटे तौर पे तो 30 प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। इसके बाद भूगोल, तो भूगोल से जो है कभी 25 प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसका भी एवरेज जो है सीधे सीधे भूगोल का भी एवरेज जो है 22 के आसपास जो है प्रश्नों का है। लगभग जो है 21-22 प्रश्न जो है, कभी 25, लेकिन एक एवरेज की हम बात करें जो है तो अब जैसे देखें 2020 में जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें 23 प्रश्न इससे आए थे, 2021 में इससे 20 प्रश्न आए थे। हालांकि कई प्रश्न करंट अफेयर्स से जुड़े हुए थे, तो कई लोगों ने इसको जो है जो भी सब्जेक्ट था जिससे करंट अफेयर्स से वो जुड़ा था, तो कुछ लोगों ने उसे केवल करंट अफेयर्स में और कुछ लोगों ने उसे सब्जेक्ट में जोड़ दिया। इसलिए ये जो टैली है, हो सकता है कि आप अन्यत्र कहीं देखें तो अलग थोड़ा दिख सकती है, ठीक है। बस तो लगभग जो है 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन जो है इससे आता है। अब आ जाता है अर्थव्यवस्था। देखिए, पहले जो देखने में आया था यूपी में, तो इकोनॉमी से तो कम प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं, साथ ही साथ केवल करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जो है डिमांड की जाए, कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछा जाए। यहां पर ज्यादातर डेटा से प्रश्न, बजट से, आर्थिक समीक्षा से प्रश्न जो है, और जो इकोनॉमी के जो कोर टॉपिक्स हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बात हो, उससे नहीं पूछा जाता था। तो राजकोषीय घाटा, बजट में भी इस तरह सबसे बड़ी योजना जिस पर कि सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की जा रही है, इस तरह से प्रश्न। लेकिन अगर हम जो है 2021 की बात करें तो कुछ ज्यादा प्रश्न थे जो कि मतलब जो है कोर टॉपिक से पूछे गए हैं। लेकिन इकोनॉमी के लिए यही है कि इससे जो है करंट अफेयर्स से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका बहुत जो है करंट अफेयर्स के साथ ही आ जाता है। अब जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक है। तो 2012 में तो इससे 26 प्रश्न पूछा गया है, फिर 21, 18, 15, तो 15 से लेकर के 15-16 का जनसंख्या और नगरीकरण का जो है एवरेज होता है। 2021 में इससे 8 प्रश्न पूछे गए थे, 20 में 13 पूछे गए थे और उससे पहले 19 में 16, ठीक है। 15-16 प्रश्न इनसे मिला करके आता है, जिसमें से कि मैक्सिमम प्रश्न पर्यावरण से ही है, जनसंख्या से 1-2 प्रश्न आ जाता है और नगरीकरण, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे जो अधिक वेटेज है वो है करंट अफेयर्स का, तो इसको तो बिल्कुल इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। इसका सबसे अधिक वेटेज है और सबसे अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें एकदम लेटेस्ट की बात करें तो 2020 और 2021 में तो क्रमशः 32 और 31 प्रश्न पूछे गए थे, और जो करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्न थे जो कि मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट्स में पूछे गए थे, अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या और अधिक हो जाएगी। और ये ट्रेंड पिछले दोनों वर्ष में बरकरार है। करंट अफेयर्स से बहुत अधिक क्वेश्चन, इतना अधिक प्रश्न जो है कोई और सब्जेक्ट से नहीं पूछा जा रहा है जितना करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स तो मतलब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 150 प्रश्न में जो है लगभग 30 का एवरेज इसको मान करके चलना ही पड़ेगा। तो लगभग 20% का जो है वेटेज केवल और केवल करंट अफेयर्स का है, जबकि इस एग्जाम को पास करने के लिए 150 में से हमें 95 to 100 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब मैक्सिमम कि एकदम हो ही जाए। तो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है। इसके बाद सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यहाँ टेक्नोलॉजी से तो प्रश्न नहीं ही रहते हैं, साइंस से ही प्रश्न होते हैं, जो जनरल साइंस है। तो 21, 12 ऐसे देखें तो 20, इस बार बहुत प्रश्न पूछे गए थे और पिछले बार बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो लगभग 20 से 25 का एवरेज जो है जनरल साइंस का भी होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो 25 से क्रॉस हुआ है। हालांकि 2020 में ये कम हो गया, 12 हो गया, लेकिन 2021 में ये फिर से जो है
हो गया प्रबल। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो इससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से भी हो सकता है कि 1-2 प्रश्न करंट अफेयर्स को लेकर के ही आ जाए, तो 4 से 5 प्रश्न इतना ही उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा जाएगा। अदर्स की बात करें तो जो है ठीक है। अब जो है इतना हमने देख लिया, तो इससे हमें लर्निंग क्या क्या मिली। देखिए, कोई भी जो स्टूडेंट होगा उसका ऐसा नहीं होगा कि सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार हों। कहीं कहीं क्या होता है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 10 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपने को बहुत गहराई से आपका अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 10 प्रश्न आ गया, आपने उस सब्जेक्ट को देखा है, थोड़ा पढ़ा है, बहुत मन से नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी तो 10 में से 4-5 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन तो करने की स्थिति रहती है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो निश्चित रूप से इन सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो कुछ न कुछ सब सब्जेक्ट्स के बारे में उसको जानकारी है। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट का एकदम कोर एरिया होता है, वो कि उसको पता होता है कि नहीं भैया, इसमें हम 20 में से 16 सही कर सकते हैं, 20 में से 15 सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं वो 12 जून को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम 12 जून की बात न कर रहे हों और हमें 1 साल के पूरे जो है टाइम ड्यूरेशन की बात करनी हो, तो हम यही कहेंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी रणनीति क्या है? सबसे अच्छी रणनीति तो यही है कि भैया जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में जितने टॉपिक्स हैं सब आप तैयार कर लीजिए। कहीं से प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है कंफर्टेबल रहे। सबसे सटीक रणनीति तो यही है, इससे सटीक कोई रणनीति नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़िए, जितना पाठ्यक्रम है सब पढ़ लीजिए और फिर एग्जाम में जाइए। सफलता 100% निश्चित है। लेकिन जब समय कम है तब फिर जो है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी, तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी ये चाहिए कि हम कोर एरिया को पकड़ लें। जैसे हो सकता है किसी का जनरल साइंस जो है अच्छा हो, तो मान लीजिए किसी वर्ष दुर्भाग्य हो गया, और ये भी मैं आपको सचेत कर दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऐसी आकांक्षा थोड़ी दिख भी रही है, जो ये उलटफेर हुआ है यहाँ पर जो है साइंस में, और उसके अलावा जो ऊपर हिस्ट्री में, जैसे ये सब एकदम जो है था कि नहीं भैया 8-10 क्वेश्चन जो है नेशनल मूवमेंट से आ जाएगा और 15-16 प्रश्न जो है आ जाएगा हिस्ट्री से। अगर 2014 की बात करें तो आप देखें सबसे कम जो है प्रश्न यहां से पूछा गया, लेकिन यहां भी क्या था कि 14 में यहां 8 पूछा गया तो यहां जो है 22 कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है। इसके लिए यूपीएससी तो जानी ही जाती है कि कभी करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिए, कभी पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दिए, कभी जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया, लेकिन अमूमन इतना बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि साइंस बहुत अच्छा हो, इसके बाद जो है किसी का हो सकता है कि भूगोल अच्छा हो, और इन दोनों के साथ साथ उसका जो है पर्यावरण और नगरीकरण भी अच्छा हो। तो मान लीजिए अगर इसी 3 को हम देखें तो लगभग जो है 25 और 20 45 और लगभग उधर 15 मान लें तो 60 प्रश्न उसके जो है इन्हीं 3 ही सब्जेक्ट से जो है कवर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर जो है उसने समसामयिकी पर मदद कर दी तो 30 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, यानी वो कट ऑफ के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इकोनॉमी उसे बहुत अच्छे से नहीं आ रही हो, लेकिन करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न आएंगे तो अमूमन जो है 10 पूछा जाएगा तो 4 तो वो सही कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है एक ग्रुपिंग, अब तो ये हो गया कि किसकी कौन सी कोर एरिया, लेकिन एक विषय यहां मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को आसान माना जाता है, और ये भी बात है कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन आपने अच्छे से पढ़ा है, 10 प्रश्न पूछे गए तो आपको 8 सही करके आना पड़ेगा, 9 सही करके आना पड़ेगा, कुछ लोग 10 भी सही कर लेंगे। तो मतलब छोटा सिलेबस है, कम समय लगेगा आपका और अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरा पॉलिटी, 20 प्रश्न एकदम 100% पक्के हैं आपके, बहुत अधिक सिलेबस नहीं है, कम ही पढ़ना है, और
जो भी आप पढ़ेंगे वो अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो 20 में से यहां भी 17, 16 तक आप जा सकते हैं, कुछ लोग 18 तक जा सकते हैं। तो ये इसके बाद जो है अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को भी एक आसान सब्जेक्ट माना जाता, बहुत छोटा सिलेबस है और किसी किसी वर्ष इससे 15-15, 16-16 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है मस्ट रीड सब्जेक्ट्स हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान और राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और निश्चित रूप से करंट अफेयर्स तो है ही, क्योंकि करंट अफेयर्स क्लियरली है कि इसको नजरअंदाज करके इस एग्जाम को पास करना लगभग असंभव हो गया। तो करंट अफेयर्स तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से भी ग्रुपिंग। अब जैसे भारतीय इतिहास की हम बात करें तो भारतीय इतिहास एक तो विस्तृत पूरा का पूरा जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आर्ट एंड कल्चर जो है संस्कृति का पूरा जो है। अब इन तीनों को मिलाकर के कुल प्रश्न जो है अमूमन एवरेज 14 से 15 प्रश्न जो है मिलना है, उसमें भी आधुनिक भारत भी है। तो अब ये एक जो है लेंदी सिलेबस हो जाता है। दूसरी बात है मध्यकालीन भारत से और प्राचीन भारत से अगर एग्जामिनर मन बना ही लिया कि आपका गलत करवाना है तो इतना स्कोप है प्रश्न बनाने का प्राचीन भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, कि वो जो है आप उसका उत्तर न दे पाए। तो ये इतिहास का जो सेक्शन है इसमें तो कम ही ऊर्जा लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा है कुछ ना कुछ चीजें पढ़ा ही है। 15-16 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी जो ये 15-16 हम देख रहे हैं इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन तो आधुनिक भारत से आएंगे और आधुनिक भारत के प्रश्न जो है आसान होते हैं। तो निश्चित रूप से 10 प्रश्न अगर बचता है तो उसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, 3-4 प्रश्न तो आप सही कर ही लेंगे। हाँ, अब ये अलग बात है कि आपके इतिहास में रुचि है, आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है। तो हमने थोड़ा एक जो है सामान्य परिचय ले लिया कि किस तरीके से जो है किस सब्जेक्ट से किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए थे, क्या एवरेज है, ये हमें स्पष्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले जो समसामयिकी है उससे जुड़े कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मस्ट रीड हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जिन्हें हमें तैयार करना ही पड़ेगा और जिनसे अमूमन 1 प्रश्न 2 प्रश्न हमें देखने को मिलते ही हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ उस जो है सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए उसकी भी हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और आर्थिकी, तो सबसे पहले कृषि उत्पादन का नवीनतम डाटा, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। राज्यवार शीर्ष क्रम, तो कौन शीर्ष पर है और विश्व में भारत का क्रम क्या है, ये। इसके बाद खनिज उत्पादन एवं भंडारण का नवीनतम डाटा, राज्यवार और वैश्विक परिदृश्य, एक प्रश्न निश्चित रूप से इससे पूछा जाएगा। तीसरा बजट, तो बेहद महत्वपूर्ण है। बजट से हो सकता है कि 2 प्रश्न 3 प्रश्न भी देखने को मिल जाए, हो सकता है एक ही प्रश्न मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रश्न न मिले, तो बजट तो तैयार करके जाना है। इसके बाद आर्थिक समीक्षा, तो बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों मिलाकर के 2 से 3 प्रश्न जो है आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, इसलिए बजट और आर्थिक समीक्षा को अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। भारत की राजकोषीय स्थिति, तो वो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, इन सबको रट लेना है कि कौन सा जीडीपी के प्रतिशत में कितना है जो है, ठीक है। जीडीपी और जीबीए के नवीनतम आंकड़े, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार वृद्धि के आंकड़े, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उनकी क्या स्थिति है, जो सेवा का क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति, ये सारी चीजें। इसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट, तो वन स्थिति रिपोर्ट से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट अभी जनवरी में आई है, लेटेस्ट है, इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो वन स्थिति रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहीं पर जो है आपको मिल भी जाएगा, आप वीडियो में जाकर के खोजेंगे इस चैनल पे, तो वहां आपको वन स्थिति रिपोर्ट भारत की भी मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश की भी मिल जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा कृषि संगणना, तो एग्रीकल्चर सेंसस। 2022 में जारी सभी सूचकांक, तो सूचकांकों से, इंडेक्सेस से प्रश्न जो है निश्चित रूप से एक प्रश्न जो है देखने को मिलता है। तो जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, इसको जो है तैयार करना है 2022 के सभी। भारत का विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार की स्थिति क्या है, हम किस देश से कितना जो है आयात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे अधिक आयात किस देश से हो रहा है, हमारा सबसे अधिक निर्यात किस देश से हो रहा है, किस देश में हमें विदेशी व्यापार में सबसे अधिक घाटा उठाना पड़ रहा है, ये सारी चीज। मुद्रा कोष की स्थिति, विदेशी ऋण और जीएसटी का संग्रह। तो जीएसटी का संग्रह भी अब नए नए रिकॉर्ड बना रहा है जीएसटी का संग्रह में। तो एक बार प्रश्न पूछा था कि किस महीने में 1 लाख करोड़ से पार जो है जीएसटी का कलेक्शन हो गया। तो जीएसटी का कलेक्शन भी ध्यान में रखना है कि नहीं जो है कितना चल रहा है, ठीक है। विश्व के देशों में नवीनतम पद ग्रहण करने वाला राष्ट्राध्यक्ष, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो किस देश में कौन राष्ट्रपति हुए, कौन जो है प्रधानमंत्री हुए, इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 के प्रमुख दिवस, तो दिवस से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो उनको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा जाता है कि इस दिवस की थीम क्या थी, तो थीम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है। इसके अलावा भारत में पहली बार स्थापित सेवाएं, इकाइयां, योजनाएं, परियोजनाएं, ये जो पहली बार हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद महत्वपूर्ण खेल आयोजन, तो इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में जितने होंगे उनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े करंट अफेयर्स, तो रक्षा सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी जो है ध्यान में रखना है। मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां और नवीनतम योजनाएं, तो जो नवीनतम योजनाएं चलाई गई, कोई जो है इस तरह की उपलब्धि है जो ऐतिहासिक है, तो वो जो है प्रदेशों की वे योजनाएं एवं पहल जो उनके द्वारा सबसे पहले शुरू की गई है, तो इसको भी। इसके अलावा रामसर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, बाघ अभ्यारण्य आदि। तो प्रमुख पुरस्कारों की बात होगी 2022 में जितने जो है प्रमुख पुरस्कार दिए गए उनकी बात जो है। विवादित एवं चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक, तो पुस्तकों से भी एक प्रश्न जो है आ जाता है। तो जो पुस्तकें विवादित हैं किसी विषय को लेकर के या बहुत अधिक चर्चा में हैं, उनसे प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जो है अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो प्रश्न नहीं होंगे लेकिन निश्चित रूप से होंगे। उत्तर प्रदेश के बजट, उत्तर प्रदेश के से और क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। वैश्विक एवं राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य, तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट है, इससे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। कोरोना महामारी से संबंधित जो है अब आप देख रहे हैं कि लगातार नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, तो उस जो है न्यूज पर जो कोरोना से संबंधित है उस पर भी ध्यान रखना है, इससे प्रश्न जो है आ सकता है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण पर नवीनतम कार्यक्रम, सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो जलवायु परिवर्तन से कोई सम्मेलन है, उससे जो रिलेटेड कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है, तो वो। मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स जो है, तो ये। और चर्चित व्यक्ति 2022 में जो रहे उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटी को पढ़ना भी आसान है, याद करके रखना भी आसान है, और इससे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह के प्रश्न बनाने की गुंजाइश भी कम है। तो आप जो है अगर 20 प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, 22 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप जो है 75 to 80% क्वेश्चंस का जो है जवाब देने में अपने को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो देखिए संवैधानिक इतिहास, ठीक है।
तो पूरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रमुख प्रावधान थे, उनसे जो है प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और ये जो है नेशनल मूवमेंट में भी पूछा जा सकता है, पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, ये कॉमन टॉपिक है। इसके बाद संविधान सभा से जुड़े हुए प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा की संख्या कितनी थी, जब पाकिस्तान अलग देश बन गया तब कुल कितनी संख्या रह गई, संविधान सभा में समितियां कौन कौन थी, किस समिति को कौन जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा था, इस तरह के प्रश्न जो है इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा संविधान की विशेषताएं, तो निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते हैं भारत का संविधान जो बना है वो दुनिया भर के अच्छे स्रोतों को एक ही दस्तावेज में इकट्ठा कर दिया गया है, तो उसकी बहुत सारी विशेषताएं हो गई हैं, तो उन विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा विदेशी संविधानों से लिए गए उपबंध, तो कौन से उपबंध किस देश से लिए गए हैं, ये भी जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अनुसूचियां, तो किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, संविधान के किस भाग में क्या प्रावधान है, तो ये तो पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अनुसूचियों से तो लगातार 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबकि कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियों को हमें याद करना है। और जो संविधान के भाग हैं, कुल मूल संविधान में 22, जो वर्तमान 25, तो उनको जो है हमें ठीक प्रकार से जो है याद करना है किस भाग में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में जो है क्या बात की गई है उसका जो है हमें नॉलेज होना चाहिए। मूल कर्तव्य, ये भी जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया, मूल संविधान में मूल कर्तव्य था नहीं था, किस समिति के सिफारिश पर, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आगे बढ़ें तो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रस्तावना को बहुत अच्छे से जो है पढ़ने की आवश्यकता रहती है। संघ राज्य क्षेत्र जो है, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, नागरिकता और मूल अधिकार। अब यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे हमने ये बात किया संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ठीक है, इनसे पिछले वर्षों में उतने अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जितने अधिक प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इनसे ही मैक्सिमम प्रश्न जो है उठा लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, विदेशी संविधानों से लिए गए, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब जो है यहां हम देखें तो मूल अधिकार, मूल अधिकार से जो है अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ, इस तरह का ये बड़ा टॉपिक है जो मौलिक अधिकार का टॉपिक है। इसके बाद जो है डीपीएसपी, तो इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मूल कर्तव्य ये छोटा है, मूल कर्तव्य की कुल कितनी संख्या है, क्या क्या है मोटे तौर पे प्रावधान। इसके बाद जो है, इसके बाद मंत्रिपरिषद जो है, तो मंत्रिपरिषद क्या, ये जो है केंद्रीय कार्यपालिका की बात हो रही, तो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, ये पूरा एक ही टॉपिक, इससे निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रपति से तो अलग से प्रश्न जो है निश्चित रूप से बनता है, राज्यपाल से भी अलग से प्रश्न बनता है, ठीक है। संसद, तो संसद एक बड़ा टॉपिक है, इसमें से ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं उसमें जो है संसद की समितियों से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो है, जो संसदीय कार्य संचालन का पूरा प्रारूप है, जैसे 0 आवर क्या है, इस तरह के जो है प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। धन विधेयक, वित्त विधेयक से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, वित्त विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। संसद की समितियां, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, तो इसमें फिर वही राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद हो जाएगी। न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। अब यहां पर यह ध्यान रख लीजिए कि पंचायती राज
इसमें से ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पंचायती राज से कभी कभी 4 प्रश्न भी देखने को मिले, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज संविधान संशोधन, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है कि मतलब जो है कोई प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है लाया गया है, या ये प्रावधान किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान संशोधन तो निश्चित रूप से पढ़ करके जो है जाना है, और संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, इनसे भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र जो है, इनसे रिलेटेड संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है, और राजभाषा। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से है। तो ये हमने पॉलिटी की बात की। तो अब पॉलिटी के लिए हमें पढ़ना क्या चाहिए, हमें किस किताब से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य सब्जेक्ट्स में तो बहुत सारे विकल्प बताए जाते हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए कोई विकल्प जो है विशेष नहीं बताया जाता है, केवल एम लक्ष्मीकांत को ही रिकमेंड किया जाता है। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आप जो है ले सकते हैं, उसी से ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम जो है बात करें परीक्षावाणी की, तो मुझे भी परीक्षावाणी अच्छी लगती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रीलिम्स का है। लेकिन एक दिमाग में तो ये भी रखना है हमें कि जो भी बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ किस धारणा पर आधारित है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमें प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना है निश्चित रूप से, लेकिन केवल प्रीलिम्स थोड़ा ही क्वालिफाई करना है, आगे जाकर के मेंस भी तो देना है, और बहुत अधिक समय आपके पास नहीं बचेगा कि आप अभी प्रीलिम्स क्लियर कर लें और उसके बाद फिर मेंस क्लियर करें। तो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ें, ताकि कुछ ना कुछ चीजें हमारी मेंस के लिए भी तैयारी होती चले, हम फोकस्ड रहें, लेकिन मेंस के भी दृष्टिकोण को हम विकसित करते रहें। तो अगर इस तरह, तो एम लक्ष्मीकांत नहीं, परीक्षावाणी भी आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो परीक्षावाणी को भी आप देख सकते हैं। और पार्लियामेंट, ये सुभाष कश्यप की बुक है जो है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिहाज से ये किताब दोनों आपको लेनी चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब जो है आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी के बाद, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आधुनिक भारत, प्रांतीय स्वायत्त राज्य, तो हैदराबाद की बात, हैदराबाद के निजाम की बात, बंगाल के नवाब की बात, अवध के नवाब की बात, मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात। इसके अलावा जो है सिख राज्य की बात, राजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य, इन सब के बारे में, ठीक है। मुगलों का पतन, इससे जो है बहुत अधिक प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में समाचार पत्रों का विकास, तो भारत में समाचार पत्रों का विकास, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो कौन सा सबसे पहला जो है अंग्रेज समाचार पत्र था भारत में, कौन सा जो है किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र था जो है, इस तरह का पूरा। इसके अलावा भारत में शिक्षा का विकास, तो बहुत सारे जो अधिनियम इसको लेकर के आए, जैसे चार्ल्स का डिस्पैच जो है, इस तरीके से बहुत सारे जो प्रयास हुए अंग्रेजों के समय से ही, उसके बाद आज़ादी तक, तो उससे प्रश्न जो है। ब्रिटिश गवर्नर एवं उनके कार्य, सामाजिक सुधार आंदोलन, इससे निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जितने भारत में चले, उनको जो है ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और निश्चित रूप से 1857 की क्रांति और अन्य महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति के पूर्व या पश्चात जो भी विद्रोह हुए, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस का गठन और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये पूछ लिया जा सकता है कि कोई प्रावधान बता करके कि ये प्रावधान कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। बहुत तरह के प्रश्न जो है कांग्रेस के अधिवेशन से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए कांग्रेस के अधिवेशन
जो इम्पोर्टेंट है, अब सब अधिवेशनों की बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन सबको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 1885 से लेकर के 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन, तो अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। तो इसमें कांग्रेस की स्थापना होगी, फिर इसमें जो है बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होगा, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का उदय होगा, फिर 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था मिल जाएगी। इसके आगे जा कर के जो है तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ होंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें अलग अलग, जैसे बाल गंगाधर तिलक फेवरेट जो है रहे हैं, उनसे जरूर प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न पूछा जाएगा, सरदार पटेल से प्रश्न पूछा जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन लोगों के बारे में भी पढ़ना, इस तरीके से जो है ये पूरा होगा आपका आधुनिक भारत तथा राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसको किस जो है बुक से हम तैयार करें, तो देखिए जो हमारा रिकमेंडेशन है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर। तो इसके अलावा हमारा रिकमेंडेशन जो है कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं अभी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मोटी किताब है, आपको लगेगा कि मोटी है, इससे बहुत पतली पतली किताबें आती हैं जो कि प्री के लिए ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा अप्रोच तो ये भी होना चाहिए ना कि प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस भी लिखना है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट जो है इस ऐसी किताब से पढ़ें जिसमें कि स्टोरी के फार्म में सारी चीज़ें दी हों, ताकि हमें जो है दिमाग में चीज़ें बैठती भी जाएं और थोड़ा तथ्य कम हो, तो हमारा दोनों काम हो जाए। अगर इस तरह की आकांक्षा है तो निश्चित रूप से इससे कोई अच्छी किताब नहीं है। अब इस तरह की आकांक्षा नहीं है तो बहुत सारे जो है अदर रिसोर्स हैं, जैसे एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा पूरे हिस्ट्री के लिए, वो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, एंशिएंट, मिडविल और मॉडर्न की। तो आप किरण को रिफ़र कर सकते हैं, वो जो है सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूंकि मेंस भी लिखना है तो निश्चित रूप से जो है हमें कुछ स्टैंडर्ड किताबों को ही देखना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर, ये किताब जो है आपको लेनी चाहिए। अब जो है 2 किताबें मेंस के लिहाज से हैं, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छी किताब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1707 टू द मॉडर्न टाइम्स, BL ग्रोवर और अलका मेहता ने लिखा, बड़ी अच्छी किताब है। और एक जो है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी एक किताब जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर, ये मैंने आपको बताया। अब जो है भारतीय इतिहास और संस्कृति की बात करें तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल से प्रश्न, चारों वेद, मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलू। तो मौर्य काल से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, उसमें भी अशोक से प्रश्न पूछा जाएगा, अशोक में भी अशोक के शिलालेख से प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ठीक है। उसके प्रशासनिक पहलुओं से प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सारे मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारियों के नाम थे उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म, तो इन धर्मों में जो प्रचलित शब्दावली है वो भी पूछी जा सकती है, इसके संस्थापक कौन थे। फिर उसके बाद जो है बौद्ध संगति से प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें। महाजनपद, तो कौन सा महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर उपस्थित है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। मौर्योत्तर काल से, गुप्त काल से, गुप्तोत्तर काल से, चोल वंश, दक्षिण के अन्य राज्यों से जो है विजयनगर साम्राज्य जो है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। विदेशी यात्रियों का भारत आगमन, इससे सबसे मतलब अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। विदेशी यात्रियों का भारत आगमन, कौन सा यात्री कब यहाँ पर आया था, अगर उसने कोई रचना की है तो उस रचना का क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो है, अब भारतीय इतिहास और संस्कृति, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत अधिक समय देने का कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए एक ही रिकमेंडेशन है, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, RS शर्मा, हिंदी में आती है, आप इसको जो है रेफर कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब है कि NCERT से ही मध्यकालीन भारत को भी और जो है प्राचीन भारत के इतिहास को भी कर लेना है, नहीं तो किरण आप ले लेंगे तो वो सबसे अच्छा है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है।
तो मध्यकालीन भारत में भक्ति काल, सूफी संत, सल्तनत काल और सल्तनत काल में जो स्थापत्य की रचना हुई, मुगल काल और मुगल कालीन जो स्थापत्य की रचना हुई, इसका के बारे में, प्रांतीय राजवंशों के बारे में जो है प्रश्न, तो पूरा जो है गुजरात से, कश्मीर से और पूरा जो राजपूताना का क्षेत्र था उससे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मराठा राज्य और संघ, तो मराठा बेहद इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो है, और एक लंबे कालखंड तक जो है मराठों ने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है, तो इनसे प्रश्न निश्चित रूप से। अब कला संस्कृति की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य, जैन और बौद्ध कालीन स्थापत्य, मंदिर निर्माण की शैली, मुगल कालीन स्थापत्य, चोल कालीन स्थापत्य और भारतीय वैश्विक धरोहर, इस तरीके से इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंडिया सतीश चंद्रा ये, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, तो ये बहुत अच्छी किताब है नितिन सिंघानिया जी की, तो ये जो है होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये कुछ भी आप ना करें, केवल प्रीलिम्स के लिए फोकस रहें तो किरण से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सामान्य विज्ञान की बात करें तो जनरल साइंस, अब देखिए सिलेबस में तो लिखा है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी से प्रश्न जो है ये यूपीपीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं, वो जनरल साइंस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में टेक्नोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, तो ये जनरल साइंस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, जीवाणु, विषाणु, कवक तथा उनसे होने वाले रोग, पोषण, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, प्रकाश संश्लेषण, जैव विकास, मानव विकास, जैव प्रौद्योगिकी, तो क्लोनिंग, स्टेम कोशिका, जैव उर्वरक आदि, जीव जंतु एवं पादप रोग, मानव अंग तंत्र। तो ये पूरे जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो फोकस होता है जीव विज्ञान पर, तो इसको सबसे अच्छे तरीके से ही तैयार करना है। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतना जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को मिला करके पूछा जाता है। तो लेंस, मानव नेत्र, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और व्यक्तीकरण, नैनो तकनीक, परमाणु, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, भौतिक राशियां, उनके मात्रक और वैज्ञानिक यंत्र, उष्मा, विद्युत धारा, विद्युत सेल, राडार, इस तरह से प्रश्न इससे पूछा जाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो द्रव्य के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु रिएक्टर, विलयन, उष्मागतिकी, उत्प्रेरक, अयस्क, ईंधन, जैव अणु, तेल, वसा, अम्ल क्षारक, लवण, पीएच मान, धातु एवं उसके यौगिक, अधातु और उनके यौगिक, विस्फोटक पदार्थ, कांच आदि। तो ये जो है जनरल साइंस है, ठीक है। अब जनरल साइंस के लिए, क्योंकि मेंस में तो टेक्नोलॉजी से ही प्रश्न आएंगे, तो इसके लिए सीधा सा ये है कि भाई ये प्रीलिम्स तक साथ चलना है, तो आंख बंद करके या खोल करके भी लूसेंट, जनरल साइंस के लिए लूसेंट आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए यही है। आगे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप जो है ले सकते हैं, मेंस के लिए है। बाकी आपका लूसेंट से काम चल जाना है प्रीलिम्स तक, और इसके बाहर बहुत नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आप चाहें तो 9 to 12 रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर लूसेंट आप कर रहे हैं तो पर्याप्त है प्रीलिम्स के लिए, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब जो है भूगोल, ठीक है। तो भूगोल से कौन कौन से टॉपिक्स जो है से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, तो देखिए भारत का विस्तार, तो अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, तो भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इस तरह के प्रश्न जो है इससे जो है पूछे जाएंगे। इसके अलावा वनों का भौगोलिक वितरण, तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा। सिंचाई, ये एग्रीकल्चर में भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, तो सिंचाई। पर्वत तथा पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ियों से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, तो ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है वो, और अपवाह तंत्र,
ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है कि अपवाह तंत्र जो है तो गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र जो है, दक्षिण भारत की नदियों का तंत्र जो है, इस तरह का। इसके बाद भारतीय जलवायु, तो इससे तो बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है भारतीय जलवायु से, लेकिन ठीक है। आर्द्र भूमि, प्रमुख फसलें, ठीक है, प्रमुख फसलें, प्रमुख उद्योग, खनिज संसाधन और जनजातियों से 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से रहते ही हैं, और जनगणना संबंधी आंकड़े, जल संसाधन, परिवहन, भूकंप से भी जो है, और सुनामी, बाढ़ आदि, इनसे जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। भारत के भूगोल की बात हम कर रहे हैं। अब जो है हम बात करेंगे विश्व के भूगोल की। तो ब्रह्मांड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, किस तरह की संरचना है पृथ्वी की, वायुमंडल, बादल, सौरमंडल, प्रमुख ज्वालामुखी। तो अब इसमें भी अगर हम देखें सब में, तो प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। चट्टानें, झील और पर्वत, पठार, द्वीप, स्थलाकृतियाँ, वर्षा, चक्रवात के नाम, ज्वार और भाटा, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। अभी इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है पिछले वर्षों में। विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व के खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख बंदरगाह स्थल, मिट्टी के प्रकार, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, शहरीकरण, नगरीकरण, वायु राशियाँ, महासागरीय नितल, यातायात, परिवहन, इस तरह से जो है। अब इसके लिए बुक्स कौन कौन सी चाहिए, तो एक तो ये बेहद शानदार जो है बुक है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग की, ये जो है बहुत अच्छी किताब है, ये मेंस के लिए है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स की हम बात करें तो जियोग्राफी कंप्रहेंसिव स्टडी, महेश कुमार वर्णवाल, इसको जो है आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है, प्री के लिए भी काम करेगी, मेंस के लिए भी आपके काम कर जाएगी। और भूगोल में ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बेहद अनिवार्य है। ये तो होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी में सारा खेल मैप का है, तो मैप के साथ ही पढ़ना चाहिए आपको। तो ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आती है वो। और एनसीईआरटी आप देखें तो 11वीं और 12वीं की जो न्यू एनसीईआरटी है, और 8वीं से लेकर 10वीं तक जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको आप जो है रिफर कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए इन सब को न करके आप जो है महेश कुमार वर्णवाल को अगर देख लेंगे तो आपका काम क्लियर है। अब जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा सा सिलेबस है, हर वर्ष इससे 12 से 15 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो ये जो है सब्जेक्ट इस तरह का है कि कम मेहनत में अधिक रिजल्ट देगा, ठीक है। तो पर्यावरण की समसामयिकी, तो पर्यावरण से जुड़े हुए जो करेंट अफेयर्स हैं वो, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं जो है वो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की परिभाषा, तो कोर जो उसका कॉन्सेप्ट है जो है, पारिस्थितिकी, अनुक्रमण, जैव मंडल, विश्व के प्रमुख बायोम आदि, जैव विविधता, विभिन्न वन्य जीव संरक्षण योजनाएं, अधिनियम और पुरस्कार, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित क्षेत्र, प्रदूषण, सुपोषण, इन सब से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके लिए दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं, या परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की जो है इन्वायरमेंट की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं, दोनों ही ठीक है और आपका काम ये कर जाएंगे। अब जो है अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इकोनॉमी से, कोर सब्जेक्ट से प्रश्न कम देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो आर्थिकी की समसामयिकी, तो पूरा जो डाटा आता है कि किस चीज़ के उत्पादन में कौन सा क्रम है, और फिर जो है कोयला से लेकर के हर तरह का जो उत्पादन का डाटा होता है वो तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बजट और आर्थिक समीक्षा ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इसके बाद आर्थिक समीक्षा, बजट, कर व्यवस्था, मुद्रा और बैंकिंग जो है, सामान्य परिभाषाएं,
गरीबी से भी प्रश्न देखने को मिलता है, बेरोजगारी से भी प्रश्न जो है देखने को मिलता है। इतने ही टॉपिक्स में प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें ही अच्छे से तैयार करना है। अगर इकोनॉमी की हम बुक की बात करें तो हमारी तो सलाह यही होगी कि अगर कोई आपको जो है पढ़ाता हो, आपको समझ आता हो, तो आपको जो है पढ़ लेना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे जो है लेक्चर्स हैं। हालांकि अगर आप जो है हमारे द्वारा जो कोर्स आपको बताया कि अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सब सारी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें एक क्रम से तो आपको पढ़ाई ही जाएंगी। बुक्स मैंने 2 लिखा है नाम, लेकिन ये दोनों बुक्स या फिर इसके अलावा 4-5 किताबें और भी बहुत संतुष्ट करने वाली नहीं है, बहुत सारा जो है पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये 2 का नाम लोग लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन इकोनॉमी में उस तरीके से जो है कोई मजा आ जाए इस तरह की किताब जो है नहीं, कुल मिला करके जल्दी समझ नहीं आता है। तो एक तो जो है संजीव वर्मा की किताब है पतली वाली, और रमेश सिंह की तो पूरी इतनी मोटी है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, आर्थिक समीक्षा को ध्यान देना है, और जो है बजट पर ध्यान देना है। अब जो है जनसंख्या और नगरीकरण, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इससे 1-2 प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो अब कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या में कौन से राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक है, शहरों में और गांव में जनसंख्या कितना प्रतिशत गांव में, कितना प्रतिशत शहरों में, लिंगानुपात, साक्षरता, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे जो है इससे पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से जो है जो एवरेज है वो 2 प्रश्न इस तरह का एवरेज है। ठीक है, तो इसके लिए जो है घटना चक्र सेंसस को आप देख सकते हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश विशेष लगभग 4 से 5 प्रश्न हर वर्ष देखने को मिल रहा है, और निश्चित रूप से जो है इसमें वृद्धि होने के आसार हैं, क्योंकि सारे स्टेट्स जो है स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न जो है बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें पढ़ना चाहिए हमें, तो मेले, उत्सव, महोत्सव, तो पूछा जाएगा कौन सा मेला कहाँ, कौन सा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो इस तरह अनुसंधान संस्थान, जनगणना 2011, तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है, टॉप 5 में कितने जिले हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले जो है कितने हैं, लिंगानुपात क्या है, इस तरह के प्रश्न जो है। प्रमुख धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। शास्त्रीय गायक और घराना, भाषा, बोली और संस्कृति से प्रश्न, तो कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। मिट्टी एवं क्षेत्र, तो कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। जनपद और उनके प्रसिद्ध उत्पाद, तो ये पूरा जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है, जो है एक जिला और एक जो है उत्पाद, तो वो भी ध्यान में रखना है। पक्षी विहार और अभ्यारण्य, सीमावर्ती जिले एवं राज्य और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इससे जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या हमें जो है रेफर करना चाहिए, तो घटना चक्र यूपी स्पेशल या परीक्षावाणी पब्लिकेशन की यूपी स्पेशल, इनमें से कोई भी आप एक जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा में हमने पहले तो पाठ्यक्रम को समझा, इसके बाद हमने जो है सब्जेक्ट का पूरा जो है एक ट्रेंड देखा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं समसामयिकी में, आर्थिकी में, उनको जो है विस्तार से समझा, और वो जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए लगभग हर वर्ष उनसे 1-2 प्रश्न देखने को मिलता ही है। इसके बाद हमने डिस्कस किया सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपको ये भी समझ आ गया कि आखिर हमें किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ भारतीय इतिहास और संस्कृति लिख करके छोड़ देगा, वहाँ पर राज्य व्यवस्था, पंचायती राज ऐसे लिख करके छोड़ देगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स किस किस सब्जेक्ट में हैं, उन्हें जो है जो इम्पोर्टेंट है उन्हें पढ़ना है, और साथ ही साथ जो है जो प्रमुख किताबें हैं जिनसे हमें पढ़ना चाहिए
उनको भी हमने देखा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।